1857 की क्रांति। भारत की धरती पर पहली बार अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई थी। एक सदी से भी ज्यादा समय से अंग्रेजों के अत्याचार सह रहे भारत के लोगों ने बगावत की आग से पूरे सिस्टम को जला देने की कोशिश की। 1857 की इस ज्वाला ने ब्रिटेन को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या भारत को पुराने तरीके से चलाया जा सकता है? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी संस्था अब भारत के लिए उपयुक्त है? इन्हीं सवालों के बीच ब्रिटिश संसद ने एक नया राजनीतिक ढांचा तैयार किया। एक ऐसा ढांचा जिसने आगे चलकर भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को बदल दिया। इस नए ढांचे का नाम था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। आज के इस एपिसोड में हम इसी कानून की पूरी कहानी, उसकी जरूरत, उसके मुख्य प्रावधान, उसके छिपे हुए उद्देश्य और भारत की राजनीति पर पड़े उसके दीर्घकालिक प्रभावों को जानेंगे। 1857 की क्रांति सिर्फ एक विद्रोह नहीं थी, यह अंग्रेजों के पूरे शासन ढांचे के लिए चेतावनी थी। ब्रिटिश सरकार समझ गई कि यदि भारत पर शासन करना है तो कंपनी जैसी निजी संस्था के भरोसे नहीं रह सकते। इसलिए सबसे पहले आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसने कंपनी शासन को समाप्त किया और भारत पर सीधा शासन ब्रिटिश क्राउन ने संभाल लिया। अब सवाल था, भारत को कैसे चलाया जाए, कैसे कानून बने, कैसे प्रशासन चले, कैसे भारतीयों को शामिल किया जाए ताकि वे दोबारा बगावत की राह पर न जाएं? इन्हीं सवालों का समाधान खोजते हुए ब्रिटिश सरकार ने बनाया इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। अंग्रेजों ने 1857 के कारणों का गहन अध्ययन किया। उन्हें लगा कि भारतीय प्रशासन से लोगों को दूर रखा गया था, कंपनी की मनमानी बढ़ गई थी, लोगों की शिकायतें अनसुनी होती थी, कानून स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाते थे। ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया, भारतीयों को शासन में शामिल तो करना ही होगा, लेकिन उतना ही जितना उनके हित में हो। यही सोच इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में झलकती है। 1861 में ब्रिटिश संसद में इस कानून को पेश किया गया। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को औपचारिक बनाना और भारतीयों को सीमित तरीके से शासन में शामिल करना। यह एक्ट 3 मुख्य स्तरों पर काम करता था। 1. केंद्रीय स्तर, वाइसरॉयस काउंसिल। 2. प्रांतीय स्तर, बॉम्बे और मद्रास। 3. भारत में विधायिका का विस्तार। अब शुरू होती है असली कहानी। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 का केंद्र था वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार। अब वायसराय के पास केवल प्रशासनिक सदस्य ही नहीं, बल्कि 3 से 6 नए कानून बनाने वाले सदस्य भी जोड़े गए, जिन्हें कहा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स। इनमें शामिल थे ब्रिटिश अधिकारी, कभी कभी भारतीय नेता। बहुत सीमित संख्या में वायसराय को एक विशेष शक्ति भी दी गई, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जिससे वो आपात स्थिति में बिना काउंसिल की अनुमति के 6 महीने के लिए कानून पास कर सकता था। यह वही शक्ति है जिसका आगे चलकर लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन जैसे वायसरायों ने दुरुपयोग भी किया। 1861 इस रूप में ऐतिहासिक था कि पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में नामांकित किया गया। लेकिन ध्यान रहे, ये चुनाव नहीं थे, ये प्रतिनिधि जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। यह मात्र एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व था। पहले भारतीय जिनको काउंसिल में स्थान दिया गया, राजा राजेश्वर सिंह, महाराजा पटियाला, राजा बनारस आदि। ब्रिटिशों ने सोचा कि भारत के बड़े राजाओं को शामिल करने से शासन के प्रति वफादारी बढ़ेगी। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की पुनर्स्थापना। बॉम्बे और मद्रास को अधिकार दिए गए कि वे अपने स्थानीय विषयों पर कानून बना सकें। 1861 के बाद भारत में डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर 1909 का मॉली मिंटो रिफॉर्म्स, 1919 का मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की आधारशिला बना। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ये कानून बनाया क्यों गया था? क्या अंग्रेज सच में भारतीयों को शक्ति देना चाहते थे? उत्तर है नहीं। इस कानून का असली उद्देश्य था भारत में असंतोष शांत करना, भारतीय अभिजात वर्ग को अपने पक्ष में रखना, कानून बनाने की प्रक्रिया को दिखावटी तौर पर उदारवादी बनाना, लेकिन असली शक्ति वायसराय और ब्रिटिश सरकार के पास रखना। ये है इस कानून की दोहरी नीति, पावर भी देंगे पर असली पावर नहीं देंगे। इस कानून की सबसे बड़ी आलोचना थी कि भारतीयों को बहुत सीमित भूमिका दी गई, काउंसिल्स में बहस का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं था, सभी अंतिम निर्णय वायसराय के हाथ में थे, कोई भी भारतीय सदस्य स्वतंत्र रूप से बिल नहीं ला सकता था, ब्रिटिश अधिकारी ही बैठक नियंत्रित करते थे। यह एक डेकोरेटिव रिप्रेजेंटेशन था, असली सत्ता नहीं। फिर भी इतिहास के नजरिए से इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 बेहद महत्वपूर्ण था।
इसने भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की परंपरा शुरू की। भारतीयों के राजनीतिक प्रशिक्षण की शुरुआत की। ब्रिटिश प्रशासन में पहली बार लॉ मेकिंग प्रोसेस को व्यवस्थित किया। आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन 1885 के लिए माहौल बनाया। अगर 1861 नहीं होता तो भारत में 1919, 1935 जैसे बड़े संवैधानिक सुधार नहीं होते। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 की कहानी आज भी भारत के राजनीतिक इतिहास का अहम अध्याय है। यह एक्ट भले ही भारतीयों को असली शक्ति नहीं दे पाया, लेकिन इसने वो दरवाजा खोल दिया जिसके जरिए भारतीय राजनीति में प्रवेश हुए मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, तिलक और कई अन्य महान नेता। 1861 से शुरू हुई यात्रा आगे चलकर 1947 की आज़ादी की सुबह पर खत्म हुई। और यह कहानी उस यात्रा का पहला अध्याय थी।